फाइनली सीरीज का नया एपिसोड आ गया। बहुत सारे ट्विस्ट्स के साथ कहानी यहाँ से शुरू होती है। मिस्टर बीमिंग का गसीला और जबराना अंदाज देखकर कोकू के कदम वहीं रुक जाते हैं। मिस्टर बीमिंग उसके बिल्कुल करीब आकर खड़े होते हैं और एक सर्द गर्जदार आवाज में पूछते हैं, तुम यहाँ आखिर क्या कर रही हो? कोकू बुरी तरह घबरा जाती है और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। वो रुकते रुकते जवाब देती है, मैंने सुना था कि मिस्टर नानगुंग आज रात इस पार्टी में आ रहे हैं और मैं उनसे किसी अहम मामले पर बात करना चाहती थी। कोकू का ये मासूमाना इतराफ मिस्टर बीमिंग के गुस्से को मजीद हुआ दे देता है। मिस्टर बीमिंग एक सर्द और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कोकू की तरफ देखते हैं और जाबराना लहजे में कहते हैं, तो तुम नानगुंग ली की मद्दाह हो? अब जबकि तुम यहाँ आ ही गई हो तो क्यों ना हम सब एक साथ ही बैठें। वो जबरदस्ती कोकू का हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी उंगलियों के साथ खेलने लगते हैं। कोकू उनके इस अचानक और गासिबाना लम्स पर बुरी तरह कांप उठती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो बेबसी से सोचती है, ये मर्द आखिर ये क्या करना चाहता है। वो सब हॉल के वीआईपी सोफे की तरफ बढ़ते हैं जहां नानगुंग ली पहले से मौजूद थे। मिस्टर बीमिंग कोकू को अपने साथ सोफे पर बिठा लेते हैं। दूसरी तरफ सोफे पर एक और पुरकशिश नौजवान वाइन का ग्लास हाथ में लिए बैठा था। वो मिस्टर बीमिंग को देखकर तंजन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डुंगलिंग के मुंह खानदान के दूसरे नौजवान मास्टर भी ऐसी किसी तकरीब में शिरकत करेंगे। मिस्टर बीमिंग उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, अगर तुम यहाँ हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं। वो नौजवान मजीद कहता है, बात यह है कि मास्टर बीमिंग तो आम तौर पर अपने कारोबारी मामलात में इतने मसरूफ होते हैं कि आपसे मिलने के मौके न होने के बराबर होते हैं। इसी दौरान डोंगफांग चन भी वहाँ पहुँच जाता है और कोकू को ब्लैक टी पेश करते हुए कहती है, लीजिए थोड़ी ब्लैक टी पीजिए। कोकू चाय का कप थामते हुए धीमी आवाज में कहती है, शुक्रिया। डोंगफांग चन बात को आगे बढ़ाते हुए पूछता है, बाय द वे, तुमने अभी कहा था कि एम्पायर ग्रुप तुम्हारी फिल्म की माली मुआवनत कर रहा है, तो तुम तो यकीनन बीमिंग ये को अच्छे से जानती होगी। ये सवाल सुनते ही कोकू का सांस हलक में अटक जाता है। वो घबराकर सामने देखती है जहाँ मिस्टर बीमिंग सोफे पर बाजू समेटे इंतहाई गहरी और खतरनाक नजरों से सीधा उसे ही घूर रहे होते हैं। कोकू शदीद खौफ और हिचकिचाहट का शिकार होकर कांपती आवाज में झूठ बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उन्हें ज्यादा नहीं जानती। कोकू की ये बात सुनकर मिस्टर बीमिंग के साथ बैठी इंटरनेशनल सुपरस्टार यू फीफान हैरत से मिस्टर बीमिंग की तरफ मुड़ती है और पूछती है, क्या एम्पायर ग्रुप फिल्मों में सरमायाकारी कर रहा है? क्या आपको इस बारे में मालूम था? मिस्टर बीमिंग कोकू से नजरें हटाए बगैर एक गहरा सांस लेते हैं और सर्द लहजे में मुख्तसर जवाब देते हैं, हाँ। यू फीफान हैरत से नानगुंग ली की तरफ देखती है और पूछती है, क्या उसका मतलब ये है कि ली, वो आपको फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए कह रहे थे? नानगुंग ली वाइन का ग्लास मुंह से लगाए हुए सर्द लहजे में जवाब देता है, ऐसा ही लगता है। ये सुनकर डोंगफांग चन एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ मिस्टर बीमिंग की तरफ देखता है। कोकू चोरी छुपे मिस्टर बीमिंग के चेहरे के तासुरात का जायजा लेती है। डोंगफांग चन तंज करते हुए मिस्टर बीमिंग से कहता है, इन दो छोटी लड़कियों ने अभी ली से फिल्म में हीरो बनने की फरमाइश की थी, लेकिन उन्होंने तो सीधा मुंह पर ही मना कर दिया। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? वो जानबूझकर मिस्टर बीमिंग को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर बीमिंग के चेहरे पर एक मगरूराना और गहरी मुस्कुराहट उभर आती है। वो इंतहाई पुरएतमाद लहजे में जवाब देते हैं, अगर मैंने खुद इनसे कहा होता तो यकीनन ली कभी इनकार ना करते, लेकिन किसी को जबरदस्ती मजबूर करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उनका ये रोबदार अंदाज डोंगफांग चन के तंज का मुंह तोड़ जवाब था। नानगुंग ली मिस्टर बीमिंग की तरफ देखता है और पूछता है, ओ, तो क्या उसका मतलब ये है कि अगर आपकी तरफ से फरमाइश हो तब भी मैं ना कह सकता हूँ? मिस्टर बीमिंग अपना वाइन का ग्लास उठाते हैं और इंतहाई सुकून से कहते हैं, बिलाशुबा। वो वाइन का एक गहरा घूंट लेते हैं और अपने होंठों पर जबान फेरते हुए कोकू की तरफ देखते हैं। यू फीफान मिस्टर बीमिंग के इस बेपनाह सहर और दिलकश अंदाज को मोहब्बत भरी नजरों से देखती रह जाती है। दूसरी तरफ कोकू का पूरा चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है। वो दिल ही दिल में करती है, ये कमबख्त दिल फेंक इंसान। इसी दौरान नानगुंग ली अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ता है और कहती है, मैं उन दिनों काफी थक चुका हूँ, मैं कुछ वक्त के लिए छुट्टियों पर जाना चाहता हूँ। असिस्टेंट फौरन जवाब देता है, जी सर, मैं समझ गया। फिर असिस्टेंट कोकू की तरफ रुख करता है और माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहती है, इस सूरत हाल में मुझे डर है कि मुस मंके के साथ स्क्रिप्ट पर बहस करने के लिए जो मीटिंग होनी थी उसे अब मंसूख करना पड़ेगा। मैं माजरत ख्वाह हूँ। कोकू नानगुंग ली के असिस्टेंट की माजरत का जवाब देते हुए शाइस्तगी से कहती है, कोई बात नहीं, जब मिस्टर नानगुंग अच्छी तरह आराम कर ले तो हम उस बारे में दोबारा बात कर सकते हैं। वो इस कशीदा माहौल से अब जल्द अज जल्द निकलना चाहती है। जर्क बर्क रोशनियों से चमकते इस आलीशान हॉल में अब कोकू के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। श्यांग श्यांग उसके करीब आकर सरगोशी करती है, अब हम क्या करें? इन लोगों के साथ यहाँ रुकना बहुत ज्यादा जहनी दबाव का बाइस बन रहा है। क्यों न हम अभी यहाँ से निकल चलें?
कोकू फौरन हामी भरते हुए कहती है, ठीक है। दोनों सहेलियां तेज कदमों से चलती हुई हॉल के घूमने वाले शीशे के दरवाजे से बाहर निकल आती हैं। बाहर की ठंडी हवा में पहुंचकर कोकू एक गहरा सांस लेती है और खुद को तसल्ली देते हुए दिल में सोचती है, बॉस बीमिंग ये ने आज रात का ये काम खुद अपनी वजह से खराब किया है, इसलिए उसमें हमारी कोई गलती नहीं हो सकती। मैं उन्हें एक मैसेज छोड़ दूंगी कि कुछ नागुजीर वजूहात की बिना पर हमें जल्दी जाना पड़ा। वो अभी अपनी उलझनों में गुम आगे बढ़ ही रही होती है कि अचानक रात के अंधेरे में एक जानी पहचानी गहरी आवाज गूंजती है, इतनी जल्दी में जा रही हो, क्या तुम मिस्टर बीमिंग का इंतजार नहीं करना चाहती? कोकू और शियांग बुरी तरह चूक जाती हैं। ये किसकी आवाज है? वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती हैं तो सामने वो पुरकशिश नौजवान नजर आता है जो हॉल में मिस्टर बीमिंग के साथ बैठा था। वो अपने कोट की जेबों में हाथ डाले धीमी रफ्तार से चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो कोकू के बिल्कुल करीब आकर रुक जाता है और उसकी नजर कोकू के सर पर लगी पट्टी पर पड़ती है। कोकू हैरत से सोचती है, हैं, ये क्या करने वाले हैं? वो नौजवान बड़ी हमदर्दी और नरमी से अपना हाथ कोकू के चेहरे की तरफ बढ़ाता है ताकि उसके बालों को हटाकर जख्म देख सके, लेकिन कोकू किसी दूसरे मर्द की ऐसी कुर्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो फौरन झटके से अपना सर पीछे कर लेती है और उसके हाथ के लम्स से खुद को बचा लेती है। उसका ये सर्द रवैया और दूरी जाहिर करती है कि मिस्टर बीमिंग के खौफ और अपनी इज्जत के बाइस वो किसी अजनबी को अपने करीब नहीं आने देगी। कोकू इस नौजवान की तरफ देखती है और खुद को संभालते हुए इंतहाई संजीदगी से कहती है, चूंकि हम मिस्टर नानगूंग के साथ मुआयदा करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए यहाँ हमारा काम खत्म हो चुका है। बराहे करम उन्हें बता दीजिएगा कि हम फिर कभी दोबारा मिल सकते हैं। वो नौजवान कोकू की इस बात पर एक तंजिया और हकारत आमीज मुस्कुराहट सजाते हुए कहता है, फिर कभी? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि फिर कभी का कोई मौका आएगा? कोकू उसके इस सख्त लहजे को बिल्कुल नजरअंदाज करती है और अपनी सहेली से कहती है, शियांग चलो यहाँ से। वो अभी मुड़ने ही लगती है कि अचानक एक मजबूत हाथ आगे बढ़ता है और बिजली की सेट तेजी से कोकू को पीछे से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कोकू बुरी तरह चौंक जाती है, जबकि वो नौजवान इंतहाई जौबराना लहजे में सरगोशी करता है, क्या मैंने कहा कि तुम जा सकती हो? वो कोकू की कलाई को इंतहाई मजबूती से जुकड़ लेता है। कोकू बेबसी और गुस्से से तड़पते हुए चलाती है, तुम मुझे छोड़ो। वो दिल में करती है, क्या ये अमीर लोग वाकई समझते हैं कि उनके पास पैसा है तो वो औरतों को कठपुतली बना सकते हैं? शियांग फौरन कोकू के सामने एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और उस नौजवान पर गुस्से से चलाती है, तुम क्या चाहते हो? ये पार्टी तुमने नहीं दी और ऐसा भी नहीं है कि तुम ये फैसला करोगे कि मेहमान यहाँ रुकेंगे या जाएंगे, समझे? वो नौजवान शियांग की घबराहट और गुस्से को देखकर अपने लहजे को थोड़ा बदलता है और कोकू की तरफ देखते हुए एक बड़ी शर्त रखता है, मैं नानगूंग ली को तुम्हारी फिल्म में काम करने के लिए राजी करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कोकू ये सुनकर गहरे तजब्जुब में डूब जाती है और दिल में सोचती है, शायद ये मदद कर सकता है, लेकिन उस पेशकश के पीछे यकीनन उसकी कोई दूसरी खतरनाक शराइत छुपी हुई हैं। वो नौजवान अपने मकाराना इरादे को साफ जाहिर करते हुए हतमी शर्त रखता है, मैं वो सब कुछ करने में तुम्हारी मदद करूंगा जो तुम चाहती हो, बस शर्त ये है कि तुम बीमिंग ये को हमेशा के लिए छोड़ दो। उस अजनबी शख्स की हैरान कुन और जबरदस्ती की शर्त सुनकर कोकू की आंखें खौफ और सदमे से खुली की खुली रह जाती हैं। शियांग गुस्से से उसकी तरफ मुड़ती है और चलाती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बीमिंग ये को छोड़ दो। कोकू और मिस्टर बीमिंग के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, और अगर ऐसा कुछ है भी तो वो भला तुम्हारी बात क्यों सुने? वो अजनबी शख्स एक मकाराना और गहरी मुस्कुराहट के साथ इन दोनों सहेलियों को देखता है और धीमे लहजे में कहता है, तुम दोनों का अंजाम सिर्फ एक सानिहा ही होगा, बस इतना बताओ तुम्हें कितनी रकम चाहिए? हर शख्स की एक कीमत होती है और मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। कोकू उसकी घुटिया सोच पर तलमिला उठती है और अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहती है, हमारे मामलात में दखल अंदाजी करना तुम्हारा काम नहीं है। अगर आपको वाकई कोई एतराज है तो बस बराहे रास्त उन बीमिंग ये से बात करें। शियांग चलो यहाँ से। वो दोनों उसकी बात का जवाब दिए बगैर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन वो प्ले बॉय पीछे खड़ा सर्द लहजे में धमकी देता है, अगर मैंने कह दिया है कि तुम नहीं जा सकती तो तुम यकीनन यहाँ से भाग नहीं पाओगी। वो फौरन अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल मिलाकर इंतहाई पुरस्रार और खतरनाक लहजे में हुक्म देता है, वो सब्ज लिबास वाली लड़की जिसकी पेशानी पर चोट लगी है, मुझे वो आज रात हर हाल में चाहिए। दूसरी तरफ हॉल के अंदर सोफे पर बैठा डोंग फांगचन पुरकशिश अंदाज में मिस्टर बीमिंग की तरफ झुकता है और टोक लेने की कोशिश करते हुए पूछता है, क्या जिजिन इन दोनों जवान हसीनाओं को किसी अच्छे वक्त के लिए बाहर लेकर गया है? वो लड़की मंके वाकई बहुत खूबसूरत है, क्या तुम उसे पहले ही हासिल कर चुके हो?
मिस्टर बीमिंग के साथ बैठी यू फेफान गुस्से से डोंगफांग चन की तरफ देखती है और कहती है, तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो? अगर तुम्हें वो एक्वा ड्रेस वाली लड़की इतनी ही पसंद है तो खुद उसके पीछे जाओ। वो वाइन का ग्लास मिस्टर बीमिंग की तरफ बढ़ाती है। मिस्टर बीमिंग शदीद गुस्से और जलन की आग में झुलसते हुए वाइन का ग्लास मुंह से लगाते हैं और एक ही घूंट में पूरी वाइन गटक जाते हैं। डोंगफांग चन मिस्टर बीमिंग के उस शदीद रद्द अमल को गहरी नजरों से देखता है और अकसाते हुए कहती है, ये मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम्हें मुझे साफ साफ बताना होगा कि क्या वो लड़की तुम्हारी है, वरना। डोंगफांग चन की ये धमकी सुनते ही मिस्टर बीमिंग के गुस्से का आतिश फिशां फट पड़ता है और वो वाइन का खाली ग्लास पूरी ताकत से मेज पर पटकते हैं। उनका ये खौफनाक गुस्सा देखकर डोंगफांग चन खामोशी से उनका मुशाहिदा करने लगता है। मिस्टर बीमिंग इंतहाई सर्द और गसीले तासुरात के साथ डोंगफांग चन के सामने खड़े होकर आखिरी और कतई फैसला सुनाते हैं। हाँ, वो मेरी है। जब तक मैं उसके साथ अपना मामला खत्म न कर लूं, उसे हाथ भी मत लगाना। उनके इस दो टोक जवाब के बाद हॉल में किसी की मजीद कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रहती। कुछ देर बाद मिस्टर बीमिंग अपनी पुरतयश गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठे अपना फोन चेक कर रहे होते हैं। वो गुस्से से बड़बड़ाते हैं, हाँ, चली तो गई, लेकिन जाने से पहले मैसेज छोड़ना याद रहा। ताहम वो मो जीजन भी उतनी अचानक यहाँ से गायब हो गया। वो सड़क पर चलते हुए लोगों को गौर से देखते हैं कि शायद कहीं कोकू नजर आ जाए। अचानक गाड़ी की खिड़की से बाहर उन्हें मुजमा में कोकू की सहेली श्यांग श्यांग नजर आती है, जो परेशानी में उधर उधर देख रही होती है। मिस्टर बीमिंग ड्राइवर को हुक्म देते हैं, 1 मिनट रुको। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं और उसे जोर से बंद करते हैं। वो सीधा श्यांग श्यांग के सामने जाकर खड़े होते हैं और सख्ती से पूछते हैं, मंगक के कहाँ है? श्यांग श्यांग मिस्टर बीमिंग को अपने सामने देखकर हैरत से कहती है, मिस्टर बीमिंग? वो शदीद तशवीश के आलम में बताती है, मैं अभी वॉशरूम गई थी और कोको दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन जब मैं बाहर आई तो वो वहाँ नहीं थी। मिस्टर बीमिंग की त्योरियां चढ़ जाती हैं और वो जरह करते हुए पूछते हैं, क्या यहाँ से जाने से पहले तुम दोनों किसी से मिली थी? तुमने किससे बात की थी? श्यांग श्यांग सोचते हुए बताती है, वो लड़का जिसका नाम मो जीजन था, उसने कोको से कुछ कहा था कि वो आपको मिस्टर बीमिंग को छोड़ दे। मो जीजन का नाम सुनते ही मिस्टर बीमिंग का चेहरा गुस्से से तप उठता है। वो श्यांग श्यांग की बात अधूरी छोड़कर एक पुल भी जाया किए बगैर तेजी से मुड़ते हैं और मो जीजन की तलाश में निकल खड़े होते हैं। श्यांग श्यांग उनके इस अचानक जाने पर हैरत से उन्हें देखती रह जाती है। वो गहरी सोच में डूब जाती है और उसे दाल में कुछ काला नजर आता है। नहीं, मामला इतना सादा नहीं है। मिस्टर बीमिंग कोकू के गायब होने की खबर सुनकर वाज़ेह तौर पर बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गए हैं और कोकू ऐसी लड़की नहीं है जो बिना बताए यूं चली जाए। और आखिर मो जीजन का वो सब कहने का क्या मतलब था? श्यांग श्यांग का दिल किसी बड़े तूफान का सुराग पाकर तेजी से धड़कने लगता है। गाड़ी सड़कों पर तेज रफ्तारी से दौड़ रही है। मिस्टर बीमिंग गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठे मुसलसल कोकू का नंबर मिला रहे हैं, लेकिन आगे से ऑपरेटर की एक ही आवाज बार बार गूंजती है, आपका मतलूबा नंबर अभी बंद है, बराहे करम कुछ देर बाद कोशिश करें। वो गुस्से से फोन को अपने हाथ में भेंचते हैं। उनका चेहरा इंतहाई सख्त हो जाता है और वो ड्राइवर को हतमी हुक्म देते हैं, जीजन के साहिली विला की तरफ चलो। दूसरी तरफ एक पुरासरार और नीम तारीक कमरे में कोकू बेड पर बेहोश लेटी है। वाइन के जेरे असर वो हल्की सी आंखें खोलती है और मदहोशी में बड़बड़ाती है, तुम कौन हो? इसी दौरान कुछ अनजान हाथ उसके लिबास को छूते हैं। कमरे में मौजूद एक घंटा पूछता है, बॉस क्या आप वाकई चाहते हैं कि हम ये करें? दूसरा जवाब देता है, मैं कैमरा लेकर आता हूँ, तो क्या हम अब शुरू करें? कोकू नीम बेहोशी में सोचती है, ये कैसी चुभन है? शुरू? क्या शुरू? जैसे ही एक हाथ उसके लिबास को फाड़ने के लिए आगे बढ़ता है और आवाज गूंजती है, बस उसके ये कपड़े उतार दो। कोकू को अचानक खतरे का एहसास होता है। वो पूरी ताकत से उस हाथ को पीछे झटकती है और खौफ से चीखती है, मुझे मत छूना। उसकी चीख सुनकर कमरे में मौजूद तमाम मर्द चौंक जाते हैं। कैमरामैन कहता है, ये जाग गई है। कोकू बेड पर सिमट कर खुद को कंबल में छुपाने की कोशिश करती है, जबकि उसके गर्द कई नामालूम मर्द जमा है और एक शख्स सामने ट्राइपॉड पर कैमरा सेट कर रहा है। कोकू एक इंतहाई भयानक और खतरनाक जाल में फंस चुकी है। कमरे में मौजूद गुंडे अपने कपड़े उतारने लगते हैं, जिससे सूरत हाल मजीद खौफनाक हो जाती है। कोकू बेड पर सिमटते हुए कांपती आवाज में खुद से सवाल करती है, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? मो जीजन सोफे पर टांग धरे हाथ में वाइन का ग्लास लिए इंतहाई सुकून से तमाशा देख रहा है। वो एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहता है, अगर ये जाग गई है तो ज्यादा बेहतर है, ये खेल अब और भी सनसनीखेज हो जाएगा। कोकू इस घुटिया साजिश को भांपते हुए शदीद गुस्से और खौफ की हालत में है, लेकिन वो अपनी हिम्मत बरकरार रखने की कोशिश करती है। वो गुस्से से कहती है, बीमिंग ये को छोड़ने पर मजबूर करने के लिए तुमने मुझे बेहोश किया और यहाँ ले आए, और अब तुम ये सब फिल्माना चाहते हो। अगर तुम उसे ये वीडियोस दे भी दो तो क्या तुम्हें लगता है वो इस बात पर यकीन कर लेगा कि मैंने उसे धोखा दिया है?
मो जीजन एक गहरी और हकारत आमीज हंसी के साथ वाइन का घूंट लेता है और कहता है, अगर तुमने धोखा ना भी दिया हो तो क्या तुम्हें लगता है कि दूसरे मर्दों के छूने के बाद वो अब भी तुम्हें अपने पास रखना चाहेगा? इसकी ये जहरीली बात कोको के दिल को दहला देती है। वो आंसुओं से भरी आंखों के साथ सोचती है, ये शख्स कभी यकीन नहीं करेगा कि मुझे बीमिंग ये के साथ रहने पर मजबूर किया गया था। ये अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मो जीजन अब मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता। वो बेड के गिर्द खड़े गुंडों को हुक्म देता है, तुम सब वहाँ बस खड़े क्यों हो, शुरू करो। कोको फौरन बेड साइड टेबल पर रखे एक वजनी घोड़े के मुजस्मे की तरफ हाथ बढ़ाती है और उसे मजबूती से थाम कर गुंडों के सामने तान लेती है। वो पूरे गुस्से और खौफ से चीखती है, कोई भी मेरे करीब मत आना। वो अकेली बेड पर समटी उस मुजस्मे को अपनी आखिरी ढाल बनाए खड़ी है, जबकि नीम बिरहना घंटों का घेरा उसके गिर्द मजीद तंग होता जा रहा है। कमरे के अंधेरे में कोको की बेबसी और खौफ अब इंतहा को पहुंच चुका है।